अस्सलाम अलैकुम। अब आज की एपिसोड पढ़िए और जितनी गिरहें थी सब खोल दी इसमें। यकीनन अब सबको नावल की समझ आ गई होगी। मेरा तो इरादा अभी मजीद सस्पेंस भरने का था, मगर मेरे कुछ मासूम प्यारे से रीडर्स कन्फ्यूज्ड हो गए। इतने सस्पेंस से ही लगता बचपन में जासूसी नावल नहीं पढ़े। खैर, राज खुल चुका है। अब मेरे सोहने मोहने रीडर्स अब भी सामने आए और लाइक कमेंट कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दे, इतना तो बनता है ना मेरा हक। खैर, अब चलते बना किसी इंतजार के चलते आज की न्यू एपिसोड की जानिब। आबरू, किस्त नंबर 9, उम्मीमान फातिमा। 10 साल पहले का राज। हुमायूं बेटे, हम लोग जरा शबीर चौधरी यहाँ शादी पे जा रहे हैं, तो आप भी चलो, राबिया खातून ने अंदर आते हुए कहा। सॉरी माम, मैं बहुत अहम मसले के मुतालिक पढ़ रहा हूँ, तो आज के दिन में कहीं नहीं आने जाने वाला। अब ऐसा करो कि जिब्रान को ले जाओ साथ। वो कंप्यूटर पे निगाहें गाड़े संजीदगी से बोला। कहा है इसे भी, मगर वो साहिबजादे कह रहे हैं कि वो बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं। अब मैं जाकर वहाँ क्या कहूँगी कि मेरे बेटे क्यों नहीं आए? राबिया ने झुलाकर कहा। आप इनसे कहिएगा कि आपके बेटों को पढ़ाई फुर्सत नहीं है। देखिए, मैं मुस्तकबिल की होने वाली डॉक्टर हूँ। अपने एग्जिमस की तैयारी कर रही थी, मगर प्यो ने मुझे भी घसीट लिया साथ। अपनी बहू को तो बोला नहीं, वो तो सर दर्द का बहाना करके लेट गई। विरदा मुंह बिसोर कर बोली। वो तो है ही ड्रामेबाज। चुप, खबरदार, जो मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी कहा। तुम्हें तो पता है कि वो ऐसी पार्टीज और शादियों में जाने की बहुत शौकीन है। लगता है इस बार सच में सर में दर्द है। वो हुमायूं की बात पे इसे डांटते हुए फरहीन की फेवर में बोली। सॉरी, भूल जाता हूँ कि आपको आपकी बहू बेटे से ज्यादा अजीज है। वो धीमी सी मुस्कुराहट से बोला। हाँ तो डबल डबल रिश्ते हैं इसके साथ मेरे। राबिया खातून जल्दी से बोली। अच्छा बस करे ना, मैं जा रही हूँ बाहर, अब जल्दी से आ जाएगा क्योंकि मुझे आकर पढ़ना भी है। विरदा मुंह बिसोर कर बोली। विरदा, में तुम्हारे लिए कुछ बक्स लाया था लाइब्रेरी से, वापस आकर ले जाना मुझसे, हुमायूं ने कहा तो वो जल्दी से पलटी। अभी दो ना प्लीज, वो पास आते हुए अलिफाक्साटेड अंदाज में बोली। हाँ, खुद तो तुम किताबी कीड़े हो ही, इसे भी बना दिया है। पहले ही इतनी बड़ी ऐनक लगा रखी है, इसने ज्यादा पढ़ती रही तो मजीद अंधी हो जाएगी। राबिया ने कहा। उन्हों माम, यार, पढ़ने से कोई अंधा नहीं होता। जिसने होना है ना उसने वैसे ही हो जाना है, क्यों चशमश? हुमायूं ने बज़ाहिर निहायत संजीदगी से कहा, मगर आंखों में शरारत दौड़ रही थी। हाँ और क्या, मुझे तो तब से लगी हुई है जब से मैंने पढ़ना भी शुरू नहीं किया था। विरदा इंतहाई मासूमियत से बोली तो हुमायूं का फलक शिगाफ कहकर कमरे की फिजा में बखर गया। तुम दोनों लगे रहो, मैं जा रही हूँ बाहर। राबिया खातून ने तासुफ से सर हिलाते हुए कहा और बाहर की जानिब बढ़ गई। वो हाय हुमायूं भैया, आप मेरा मजाक बना रहे थे? वो मुंह बिसोर कर बोली। ना, मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हारा मजाक उड़े हुआ है। तुम्हारी हलाको खान बहन ने वैसे ही काट कर रख देना है मुझे कि इसकी प्यारी सी बहन को कुछ कहा है। हुमायूं ने नफी में सर हिलाते हुए कहा तो विरदा खुलाकर हंस पड़े। वैसे आपको जितना बक्स का शौक है ना, इनको इतनी ही चढ़ है। बड़ी मुश्किल से पास हुई इस बार भी, मगर फैशन अल्लाह मुआफी दे। ये देखे मुझे भी क्या बना दिया। वो मुंह बिसोर कर बोले। नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। कुछ भी कहो, तुम्हारी बहन इंसान बना देती है बंदे को। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। वो आपका मतलब है कि मैं मेकअप के बना इंसान नहीं लगती? बहुत बुरे हो आप। आई हेट यू। वो इसके कंधे पे मुके रसीद करते हुए बोलती, पीर पटख कर बोलती दरवाजे की जानिब बढ़े।
चशमश तुम्हारे बाएं साइड पे चुड़ैल। हुमायूं ने मिरर में दुखते इसके अक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो खुद को मिरर में देखते कानों पे हाथ रखकर चीखने लगी। हाय हाय, क्या हो गया? राबिया खातून हानपती हुई वापस अंदर आते हुए बोले। देखे ना फूफो, उन्होंने मुझे डरा दिया, विरदा रोते हुए बोली। हाय रे बा, बेड़ा तर जाए हुमायूं तेरा, मेरी बच्ची की जान निकाल दी। राबिया खातून ने उसे लताड़ते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए किताब चेहरे के आगे कर दिया। फिर सबके जाने के बाद वो चाय बनाने के लिए किचन में आ गया। चाय बनाकर उसने वहीं पर पी और कुछ देर बाद लाउंज में बैठकर वो टॉक शो देखने लगा। टाइम काफी हो गया है, मुझे फे को देखना चाहिए जाकर, वो बड़बड़ाते हुए उठकर उसके रूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजा न करने के जो जब अंदर से कोई आवाज न आई तो वो परेशान हैकर हैंडल घुमाता अंदर आया तो कमरा खाली था। ये कहाँ गई? वो बड़बड़ाता हुआ वापस मुड़ने ही लगा था कि एकदम से इसे फरी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से टेरेस पे आया और नीचे झांका तो फरी और जिब्रान को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो फरी के टेरेस के साथ बनी सीढ़ियों से उतरता नीचे आकर उनके सामने खड़ा हुआ तो वो दोनों एक पल के लिए डर गए। तुम सबके साथ नहीं गए? जिब्रान ने हकलाते हुए पूछा। कब से ये धूल झोंक रहे हो सबकी आंखों में? वो जिब्रान का गिरेबान पकड़कर दबे दबे अंदाज में चीखते हुए बोला। देख, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिब्रान ने जल्दी से कहा। तो पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप यूं बेहयाई से एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे। जानते भी हैं आपके ये मंगेतर है मेरी और अपने भाई की मंगेतर के साथ ही यूं बैठे हो। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। इसे धक्का देकर पीछे करते हुए वो दांत कचकचा कर बोला। कौन सा मंगेतर? तुम जैसे तंग ज़हन इंसान को मंगेतर समझती मेरी जूती। तुमसे अगर मैंने शादी कर ली तो तुम तो मेरी जिंदगी को तंग कर दोगे। तुम्हें ना पार्टीज में जाने का शौक है ना किसी से मिलने का, और मैं इस सब की शौकीन हूँ, और जिब्रान भी, तो इसीलिए मैं जिब्रान जैसे इंसान को ही अपना हमसफर बनाऊंगी। फरहीन ने इंतहाई ढिठाई से कहा। तुम दोनों अगर एक दूसरे को पसंद ही करते थे तो अपने बड़ों को बताओ ताकि तुम दोनों का रिश्ता बना सकी। यूं बेहयाई के मुजाहरे करते शर्म आनी चाहिए। वो इसकी बेबाकी और ढिठाई पे खोल उठा था। तुम भी काम से काम रखो, हमें जब बताना होगा हम सबको बता देंगे, फरहीन ने तल्ख लहजे में कहा। मैं अपने काम से काम नहीं रख सकता। तुम दोनों ने जो हरकत की है ये आज मैं सबको बताऊंगा। मैं ना ऐसी बेहयाई को देख सकता हूँ और ना ही इस पर चुप रह सकता हूँ, वो कहता वापस पलटा। नहीं हुमायूं, तुम आज किसी कुछ मत बताओ, मैं संभालूंगा सब। सिर्फ मुझे कुछ दिन दो, मैं खुद मम्मा से बात करूंगा, प्लीज मान जाना। जिब्रान इसके सामने आकर इसका रास्ता रोक कर बोला। मैं हरगिज चुप नहीं रहूंगा। तुम दोनों ने जो किया है वो सबको पता चलना ही चाहिए। फिक्र मत करो, तुम दोनों की शादी करवा कर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे खुद इस जैसी बेबाक बेहया लड़की पसंद नहीं, हुमायूं ने कहा और फिर इसे पीछे धक्का देते हुए बाहर निकल गया। वो लाउंज में जले पांव की बलि की मानिंद चक्कर काट रहा था। कुछ देर के बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई तो तेजी से बाहर की जानिब लपकने ही वाला था कि एकदम से फरहीन इसके सामने आ गए। ऐसा मत करो प्लीज, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है और तुम्हारी मंगेतर होते हुए तुम्हारे भाई से मोहब्बत कर बैठी, लेकिन प्लीज इस तरह बाबा को कुछ मत बताना, वो टूट जाएगी। तुम्हें तो पता है ना कि वो हार्ट पेशेंट हैं।
फरहीन ने कहा तो वो निगाहें झुकाए सोच में वब गया कि आज फरहीन का दुपट्टा इसके हाथों पे गिरा तो वो हैरानगी से इसे देखने लगा। फिर दूसरे पल वो इसकी हरकत पे शशदर रह गया। इसने पास पड़े वाज को अपने माथे पे मारा और साथ ही अपने कंधों कपड़े फाड़ कर लाउंज में पड़े सोफे कोर और किशनस बखेर कर उसके पास आए। छोड़ दो मुझे, वो इसके हाथ पकड़कर अपनी गर्दन के पास लाते हुए जोर जोर से चलाने लगी। वो बेयकीनी से किंग सा खड़ा सारी सिचुएशन समझने की कोशिश कर ही रहा था कि सब तेजी से अंदर दाखिल हुए। फरहीन इसे पीछे को धक्का देती रोती हुई भागकर सलमा के गिले लग हो गई। हाउ डियर यू, सैयद सलामत बुखारी चीखते हुए बोलते इसके पास आए और इसे पीटने लगे। जब पेट कर थक गए तो जमीन पे बैठे रोने लगे। ये सच नहीं है माम, वो साकित जामिद खड़ी राबिया के पास जाकर बामुश्किल बोल पाया तो राबिया का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ बज़ाहिर इसके चेहरे पे पड़ा मगर महसूस वो दिल पे हुआ। दफ हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, आज तुमने मेरी सारी तरबियत को खाक में मिला दिया। राबिया रोते हुए बोलती सोफे पे बैठ गई। राबिया, तुम्हारे बेटे ने जो आज हरकत की है इसकी सज़ा तुम ही दोगी, सैयद सलामत बुखारी ने कहा। जी भाई साहब, राबिया आंसू साफ करते हुए उठी और फिर इसका बाजू खींचकर उसके कमरे में लाए। तुम्हें अपना जो भी सामान लेना है वो ले लो और यहाँ से दफ हो जाओ। आज से मैं राबिया बुखारी तुमसे अपना हर एक ताल्लुक तोड़ती हूँ। राबिया की बात पे इसके बहते आंसू थम गए और उसने बेयकीनी अपनी माँ को देखा जो कि जानती थी कि इसके लाल को तो उसकी गोद में सर रखे बगैर नींद नहीं आती है। माम प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो ना, वो राबिया खातून के सामने घुटनों के बिल बैठकर हाथ जोड़ते हुए इल्तिजाया अंदाज में बोला। कैसे करूँ यकीन, उत्तम ने जो भी किया है हमसे हर एक ने अपनी आंखों से देखा। सीन बच्ची की हालत तुम्हारी दरिंदगी का मुन बोलता सबूत है। आज मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें अपने हाथों से जान से मार डालो, राबिया ने कहा और फिर चमड़े के वाटरप्रूफ बैग में उसकी चीजें रखने लगी। वो साकित और जामिद सा बस अब बैठा देख रहा था। फिर राबिया ने इसका बाजू पकड़ा और इसे खींचते हुए बाहर आई और गेट से बाहर करते हुए बैग इसकी तरफ फेंकते बुखारी विला का गेट बंद कर दिया। वो सरमा की बरसती बारिश में बैग कंधों पे डाले अपने मुर्दा वजूद को घसीटता जा रहा था। डांसेस इसके जिस्म के आर पार हो रही थी मगर वो बेहिस्सा बस चले जा रहा था। दिल चाह रहा था कि कोई ट्रक गाड़ी आए और उसके वजूद को कुचलते हुए गुजर जाए। फिर सामने से आती गाड़ी देखकर वो रुक गया और वो गाड़ी इसके वजूद को उड़ाती आगे निकल गई। वो सड़क पे गिरते हुए अपने हवास खोता चला गया। इसे होश आया तो वो अस्पताल के बेड पे मौजूद था और एक शख्स उसे होश में आता देखकर जल्दी से पास आया। कैसे हो बेटे? उन्होंने माथे पे हाथ रखते हुए निहायत नर्म लहजे में पूछा। मैं यहाँ कैसे आया? कौन लाया मुझे यहाँ? इसने लब भींच कर पूछा। मैं लाया हूँ यहाँ। मैं अपने ऑफिस से निकलकर घर के लिए जा रहा था कि आप मुझे बीच सड़क पे खून में लथपथ मिले। मैं फौरन आपको ले अस्पताल आ गया, इस शख्स ने कहा। क्यों लाए आप मुझे यहाँ? मरने दिया होता मुझे, नहीं जीना चाहता मैं, वो नम लहजे में बोला। नौजवान, तुम इतना क्यों मायूस इस जिंदगी से? ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। हमें जीने के लिए कई वजह मिल सकती है, तो क्या आपके जीने की वजह कोई भी नहीं है? वो शख्स अपने मखसूस धीमे लहजे में बोला। नहीं, जिस शख्स से इसकी इज्जत व वकार यहाँ तक कि इसके अपने छन जाएं तो वो जीकर क्या करे, वो तल्ख लहजे में बोला। हर एक काम में अल्लाह की मसलहत होती है बेटे। हो सकता है कि अल्लाह ने तुमसे कोई बड़े बड़े काम लेने हों,
इस शख्स की बात पे एक जख्मी से मुस्कुराहट इसके लबों पे आ ठहरी। मैं किसी के काम किया आऊँगा, मैं खुद का मुकदमा नहीं लड़ पाया, मैं इल्ज़ामात की बौछार पे अपने किरदार की सफाई तक न पेश कर पाया तो और क्या करूँगा, वो असफ़ज़ाए अंदाज में बोला। वक्त खुद तुम्हारे किरदार की सफाई देगा बेटे, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश की भट्टी से गुजार कर कुंदन बना देता है। मरने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ ये एक वजह है, मगर जीना चाहो तो हजारों मिल जाएंगी। वो शख्स बोलता चला गया और वो गुमसुम सा बस देखे गया। वैसे अगर तुम जीने के मुतालिक सोचो तो तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो शख्स मानी खेज अंदाज में बोला तो वो सवालिया निगाहों से देखने लगा। तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट्स खोले थे मैंने और मैं हैरान और खुश हो गया। हैरान इसलिए कि देखो कुदरत कैसे अपनों से मिलाती है, और खुश इसलिए कि मेरे अपनों की तलाश आज ख़त्म हुई। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। वो इस शख्स की बातों पर हैरानी से बोला। मेरा नाम अली हुसैन है और मैं तुम्हारे बाबा सफदर हुसैन का छोटा भाई हूँ। आज से 15 साल पहले जब मैं यहाँ वापस आया परदेश से तो मुझे पता चला कि पैसा कमाने की दौड़ में तो बहुत आगे निकल गया, मगर अपने रिश्ते हार गया। अपने माँ बाप भाई सबको खो दिया। जो बच्चे थे उनकी तलाश शुरू की तो कहीं से कोई अता पत्ता न मिला। आज तुम मिले तो जैसे मेरी जिंदगी में फिर से बहार आ गई। वो नम लहजे में बोलते चले गए और हुमायूं की आंखें भी भीगने लगी। फिर वो उनके गिले लगकर फूट फूट कर रो दिया। वैसे ये मरने की कोशिश क्यों करना चाहते थे? अली हुसैन ने पूछा तो इसने मुख्तसर सब बता दिया। बस बेटा अल्लाह पे सब छोड़ दो, वो मुंसिफ है तो एक दिन तुम्हारे किरदार की गवाही जमाना देगा, अली हुसैन ने कहा, और फिर इसका माथा चूम कर वो बाहर निकल गए। अगले दिन अली हुसैन उसे शाह विला ले आए। वो विला क्या पूरा महल था। जब वो वहां पहुंचा तो एक 14 साला लड़के और 8 साल की लड़की उसे दिलचस्पी से देखने लगे। ये कौन है बाबा? इस बच्ची ने पूछा। ये आपके बड़े भैया है बेटे, सफदर ताऊ जी के बेटे हुमायूं, लेकिन आज से ये सफदर हुसैन हैं। अली हुसैन की बात पे वो चौंक गया। तुम में मुझे भाई साहब दुख रहे तो आज से तुम सफदर हो, और सफदर ये मेरा बेटा रोहेल और ये मेरी गुड़िया मारिया, अली हुसैन ने उनसे तारुफ करवाते हुए कहा। हेलो भैया, नाइस टू मेट यू, मारिया उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली तो उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए इससे हाथ मिलाया। मैं तो भैया विया नहीं बोलने वाला, बरू बोलूंगा, कूल ना थाए बरू। रोहेल बालों में उंगलियां फेरते पास आकर चहक कर बोला तो वो इससे हाथ मिलाकर भी हल्का सा मुस्करा दिया। फिर एक हफ्ते में वो मारिया और रोहेल के बहुत क्लोज हो चुका था, और कुछ दिन के बाद अली हुसैन उसे अपने होटल्स दिखाने भी लेकर गए। बाबा, क्या मैं आपके यहाँ जॉब कर सकता हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता यूँ आपके यहाँ रहना, वापसी में इस अली हुसैन से कहा। आप बिल्कुल मेरे ऑफिस को और मेरे होटल को संभालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब आपका और मेरे दोनों बच्चों का ही तो है, लेकिन आइंदा से ये मत कहिएगा कि आपको मेरे यहाँ इस तरह रहना अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे बेटे हो। वो इसका रुखसार थपथपा कर बोले तो वो सर इस बात में हिला गया। कुछ दिनों के बाद अली हुसैन को उनके बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया तो उनका सब कुछ दांव पे लग गया। अली हुसैन को सदमे से हार्ट अटैक हुआ तो उसे लगा कि इसकी दुनिया अंधेर होने लगी है। बामुश्किल खुद को संभालते इसने न सिर्फ रोहेल मारिया को संभाला बल्कि बिजनेस को संभालकर सब ठीक किया। 5 साल के अरसे में उसने न सिर्फ अपना पुलिस बनने का ख्वाब पूरा किया बल्कि अली हुसैन के बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। 5 साल बाद फिर से एक दिन राबिया और सैयद सलामत बुखारी मिले तो राबिया इसे देखकर रो पड़े।
अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं पहले ही तुम्हें ढूंढना चाहता था ताकि तुम फरहीन और जिब्रान की शादी में शिरकत कर सको। ये मत समझना कि तुम्हें मुआफ किया गया है। हमने कुछ अरसा कब्ल दोनों की मंगनी की थी, तो तुम्हारे मुतालिक बहुत सारे लोगों ने पूछा तो हम ठीक से जवाब नहीं दे पाए। अब हम चाहते हैं कि हम दूसरों के सवाल का सामना ना करें। तुमने पहले हमारी आबरू का ख्याल नहीं किया, लेकिन अब अपने कफारा अदा करना। इस शादी में शमूलियत इख्तियार करके सैयद सलामत बुखारी ने से जिब्रान और फरहीन की शादी का इनविटेशन कार्ड थमाते हुए कहा। फिर वो ना चाहते हुए भी बारात के दिन होटल पहुंचा तो उसकी निगाह सामने से आती विरदा पे ठहर सी गई। लांग मैक्सी में बार बार चश्मा ठीक करती वो इसके दिल की दुनिया तहबाला कर गई, और वो ना चाहते हुए भी इसकी तस्वीर खिल कर गया। वो इसे देखकर जब नफरत से मुंह फेर गई तो जैसे दिल में उगते मोहब्बत के फूल मुरझा से गए। वो आज दोबारा 5 साल के बाद अली हुसैन के गिले लगकर फूट फूट कर रो दिया कि अली हुसैन तड़प ही उठे। मैं जाकर रिश्ता मांगूंगा, मुझे यकीन है कि सैयद सलामत बुखारी ये रिश्ता ज़रूर देंगे। अली हुसैन ने बेकरारी से कहा। नहीं, अब मेरा रिश्ता देख कर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ से मंजूरी नहीं मिलेगी, और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर आ रहा हूँ। अगर उसने ये कह दिया कि वो मुझसे नफरत करती है तो जीते जी मर जाऊंगा बाबा। मैं इसके मुंह से ये नहीं सुन सकता कि वो मुझसे नफरत करती है। प्लीज़ आप इस राज को राज ही रहने दें। आज के बाद से ये मोहब्बत मेरे दिल के कब्रिस्तान में दफन हो जाएगी और इस पर अब कोई बात नहीं होगी। वो कहता हुआ उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। स्पेशल फोर्स का सीक्रेट चीफ बनते ही वो बहुत कम शाविला में आता था। इसका दिन बिजनेस और रात होटल्स क्लबों में माफिया बनकर गुजरने लगी, और इस दौरान उसे राबिया के कोमा में जाने का पता चला तो वो जैसे गुमसुम सा हो गया। वक्त के साथ साथ वो मजीद संजीदा होता चला गया। जिस दिन राबिया कोमा से बाहर आई तो बस रू रू कर हुमायूं को ही पुकारने लगी, और डॉक्टर्स ने बताया कि वो अपनी कुछ अरसा कब्ल की यादें भूल गई। फिर राबिया ने जब इससे मुआफ़ी मांगी तो उसे मालूम हुआ कि राबिया ने सिर्फ इसका बुखारी विला में रास्ता बनाने के लिए ये सब किया, तो वो उनसे नाराज़ हो गया। अगले दिन सुबह राबिया ने इसे घर बुलाया तो वो उन्हें होटल आने का कहकर फ़ोन बंद कर गया। शाम को राबिया होटल पहुंची तो वो उन्हें एक केबिन में बैठाकर काफ़ी लेने चला गया। अब बताइए मुझे कि आपने ऐसी कौन सी बात करनी थी जो इतनी अफरा तफरी में मुझे मिलने का कहा। वो सपाट लहजे में बोला। माँ हूँ तुम्हारी और कैसे बात करते हो मुझसे, वो रूहानी होकर बोली। ईब को जो बात करनी है प्लीज जल्दी कीजिए, मेरा वक्त बहुत कीमती है, वो हनू सर्द और सपाट लहजे में बोला। हाँ मालूम है मुझे दरअसल तुम्हारी शादी के मुतालिक बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि विरदा का हाथ तुम्हारे लिए मांग लूँ। राबिया की बात पे इसने बेयकीनी से उन्हें देखा। हा 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 हा, सीरियसली मुझ जैसे इंसान के साथ विरदा को बांधना चाहती हैं आप? वैसे आपको लगता है कि मामू जान मान जाएंगे? वो असफ़ज़ाए अंदाज में हंसते हुए बोला। मैं बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे, राबिया ने पुरयकीन अंदाज में कहा। रईली चली, मुझे मंजूर है, कर ले बात। वो तंजिया लहजे में हामी भर बैठा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सैयद सलामत बुखारी कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन अगले ही दिन जब राबिया ने इसका विरदा से रिश्ता तय होने की मुबारकबाद दी तो वो खुश होने की बजाय गुमसुम सा हो गया। अगले दिन इसने जाकर विरदा से बात करनी चाहिए तो उसकी बातों और अंदाज से झलकती नफरत से वो भड़क उठा। तब से आज शादी के बाद तक वो सिर्फ इस पे चलाता ही आ रहा था, मगर इसके दिल की बदगुमानियां उसे धीरे धीरे खाए जा रही थी। सैयद सलामत बुखारी को भी उसकी पाकदामनी का पता चला
तो वो अस्पताल में हाथ जोड़े मुआफ़ी मांगते रो पड़े, मगर अब उसे इन मुआफ़ी तलाफ़ी से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो माजी से हाल में वापस आया तो सीने में जैसे चुभन सी होने लगी। काश कि तुम मेरे किरदार की मजबूती को समझ पाते, वो दिल ही दिल में विरदा से मुखातिब हुआ। शाम को वो डिस्चार्ज लेकर अपना हुलिया चेंज करने के बाद शाविला पहुंचा तो रोहेल रोते हुए इसके गिले लग गया और वो दुश्मन जान भी इसे देखकर तेजी से पास आए। जारी है।